बिहार में सियासी घमासान के बीच बैठकों का दौर तेज। नए गठबंधन के तहत नीतीश कुमार के शपथ लेने की अटकलें। आरजेडी ने बुलाई विधायक दल की अहम बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित श्रेणी प्रमाण पत्र मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रही सभी कार्यवाही पर लगाई रोक। जस्टिस गंगोपाध्याय के सीबीआई जांच के आदेश समेत जस्टिस सौमेन सेन की बेंच में चल रही सुनवाई पर रोक। बंगाल सरकार और याचिकाकर्ता को भी नोटिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित। सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स को देंगे पुरस्कार। वाइब्रेंट गांव के सरपंच और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं भी रैली में होंगी शामिल। उच्च शिक्षा के प्रति देश में बढ़ रही है छात्रों की दिलचस्पी। वर्ष 2021 और 22 में 4.33 करोड़ हुए नामांकन। महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी। पीएचडी के लिए 2.12 लाख लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाया यूसीसी कमेटी का कार्यकाल। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, ड्राफ्ट मिलते ही समान नागरिकता संहिता को लागू करने की दिशा में होगा काम। 5 से 8 फरवरी तक विधानसभा का विशेष सत्र। ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष युगल का खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगे भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया की मैथ्यू एबडेन की जोड़ी। फाइनल में इटली के साइमन बोलेली और आंद्रिया से होगा सामना। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। बिहार में वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बीच एलजेपी नेता चिराग पासवान ने आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक इनके बीच बातचीत हुई। खुद चिराग पासवान ने कहा कि ताज़ा परिस्थितियों में उन्होंने अपनी चिंताओं से उन्हें अवगत कराया है। मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है। सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। आज की तारीख में मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोलें तो काफ़ी सकारात्मक हैं। सकारात्मक परिस्थितियां। वहीं बिहार में राजनीतिक गहमागहमी के बीच भाजपा की पटना में कोर कमेटी की बैठक चल रही है। बैठक में भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी बैठक में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य नेता भी बैठक में मौजूद हैं। बिहार के बदलते और ताज़ा घटनाक्रम के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज ब्रह्मपुर मंदिर पहुंचे। नीतीश कुमार ने ब्रह्मपुर मंदिर में हो रहे निर्माण के कार्य को देखा। नीतीश कुमार मंदिर में करीब आधे घंटे तक रहे। उसके बाद यहां से पटना की ओर रवाना हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी साथ नजर आए। मुख्यमंत्री के बारे में अश्विनी कुमार चौबे से सवाल पूछे जाने पर क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार सरकार बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हुई वही जो राम रचि राखा। भगवान के दरबार में है, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। वो यह जो ही राम रुचि राखा, काके तर्क बढ़ावे साका। बजरंग बक्सर की धरती से दूसरा ऐलान कि यहाँ भगवान राम की प्रथम कर्मभूमि में दुनिया की विशालतम मूर्ति श्री राम की और रामायण सेंटर बनने जा रहा है। उसका भी भूमि पूजन जल्दी होगा। भाजपा नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने राज्य में चल रही सियासी हलचल पर कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के साथ हम हैं। बिहार और देश के हित में केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के हम सब साथ हैं। बात दरवाज़ा खुलने और बंद करने की नहीं है। बात है कि बिहार
से कैसे अपराध को हम सब कम करें, खत्म करें। बिहार आने वाले लोकसभा के चुनाव में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के का नेतृत्व और मजबूत हो, उनके नेतृत्व में देश और आगे बढ़े, उसके लिए बिहार का और कितना योगदान हो सकता है। कई ऐसे सारे पहलू हैं जिस पर केंद्रीय नेतृत्व उसको देख रहे हैं। बिहार में राजनीतिक घमासान पर भाजपा विधान पार्षद दिलीप जायसवाल ने कहा कि इंडी गठबंधन बनने से पहले ही टूट चुका है। भाजपा के द्वार नीतीश जी के लिए खुले हैं और चुनाव के एक दिन पहले तक खुले रहेंगे। नीतीश जी के अंदर जो बिहार के बहुत दिनों से सर्वमान्य नेता रहे हैं और उनको जो है सरकार चलाने का भी बहुत ही ज़्यादा अपना एक एक्सपीरियंस है, तो अगर नीतीश जी के दिल के अंदर ये भावना जगती है कि महागठबंधन नहीं एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 जो है दिल्ली में सरकार बनना चाहिए, क्योंकि वो भी महसूस कर रहे हैं कि पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की आवश्यकता है। तो जो लोग इस बात को स्वीकार करेंगे या एहसास करेंगे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा इलेक्शन के एक दिन पहले तक भी खुला हुआ है। जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी से ही विकास हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में आंकड़ा एनडीए के पास है। बिहार की जनता फिर से चाहती है कि बिहार का विकास हो और बिहार में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी की ही जोड़ी से फिर विकास हो सकती है। लालू जी क्या कह रहे हैं नहीं कर सकते हैं, परंतु उनका पास न आंकड़ा है और वो झूठ मूठ की एक जनता को गुमराह करने वाला बात बोल रहे हैं। आंकड़े एनडीए के पास है। पूर्व में भी सरकार बनी थी एनडीए के साथ माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, अभी भी आंकड़ा एनडीए के पास है। वहीं जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये के कारण इंडी गठबंधन टूटने की कगार पर है। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 23 राज्यों में प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी की सूची जारी कर दी है। बात करें बड़े राज्यों की तो उत्तर प्रदेश में बैजयंत पांडा, वहीं पश्चिम बंगाल में अमित मालवीय, मंगल पांडे और आशा लकड़ा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं केरल में प्रकाश जावड़ेकर, कर्नाटक में राधा मोहन दास को प्रभारी बनाया गया है, तो सुधाकर रेड्डी को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। और इस बारे में और ताज़ा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रमजीत, अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से एक्शन मोड में अब बीजेपी नज़र आ रही है। चुनाव प्रभारी जो है उनकी घोषणा कर दी गई है। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा अपनी धीरे धीरे पूरी तैयारी कर रही है। आज जो है प्रभारियों और सह प्रभारी हैं प्रदेश की, उनकी घोषणा हुई है। कोई बहुत ज़्यादा जो प्रभारियों में बदलाव नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश में श्रीकांत शर्मा जो हैं, जो मथुरा से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया। संजय टंडन जो सह प्रभारी थे उनको वैसे ही रखा गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो है बैजयंत पांडा को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। केरल में जो प्रभारी थे प्रकाश जावड़ेकर, वही प्रभारी बने रहेंगे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन थोड़े बहुत बदलाव के साथ ये सूची जारी की गई है। लेकिन जहां तक चुनाव तैयारियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है धीरे धीरे जो है लोकसभा चुनाव की तरफ जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। अपनी पकड़ जो है, क्योंकि अभी कुछ शुरुआती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है मंदिरों में सफाई अभियान का कार्यक्रम लिया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने दीवार लेखन जो है, कमल के फूल का सिंबल जो है दीवारों पर लिखना, भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर चुने मोदी सरकार, इस प्रकार के जो स्लोगन्स हैं उनको लेकर दीवार लेखन एक कैंपेन पूरे देश भर में चलाया। अब चुनाव प्रभारियों की सूची जो है जारी की है। ऐसे भी कयास जो है कहीं ना कहीं दबी जमान में जो है सूत्र बता रहे हैं कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने के शुरुआती हफ्ते में जो है भारतीय जनता पार्टी जो सीटें हारी हुई थी पिछले लोकसभा चुनाव में, उनकी सूची भी जारी की जा सकती है। हालांकि इसके लिए
है। काफ़ी बैठकों का दौर भी हुआ है, कई मासिक बैठकें जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो महासचिवों के साथ बैठक करते हैं। प्रवास और संगठन के जुड़ी हुई जानकारियां जो है, जब बैठक होती है महासचिवों की और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ प्रवास के कार्यक्रम, कौन किस राज्य में जाएगा, कौन से लोकसभा क्षेत्र में जाएगा, वो तमाम जो है बातें जो है वो चर्चाएं होती है। इसके अलावा क्लस्टर भी बनाए गए हैं, जिस प्रकार से उनके जो क्लस्टर के प्रभारियों की पिछले दिनों में बैठक हुई थी कि किस प्रकार से क्लस्टर, क्योंकि अगर देश के सबसे बड़े राज्य अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उनको 5 क्लस्टर में बांटा गया है, तो उनके क्लस्टर प्रभारियों की बैठक हुई थी। किस प्रकार से पार्टी जो है धीरे धीरे जो है अपनी कैंपेन जो है वो लोकसभा चुनाव की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इसके तमाम हम नतीजे आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन में देखें तो तमाम दरारें दिख रही है, सुर्खियां बनी हुई है इंडिया गठबंधन की दरारें, और इस तरह एक तरफ देखें तो एनडीए के गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी जो है धीरे धीरे जो है लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी विक्रमजीत, और अगर देखा जाए तो कुल करीब 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनके लिए जो सूची है वो जारी की गई, और पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो 3 वहाँ पे जो प्रभारी हैं वो बना गए। तो देखा जाए तो कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही बीजेपी अपनी तरफ से इस चुनावी मैदान में। देखिए, जिस प्रकार से ममता बनर्जी के द्वारा ऐलान किया गया है कि वो इंडी गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी, वहाँ जो मुकाबला होने वाला है वो बहुकोणीय मुकाबला होने वाला है, और ये बात जो है तमाम राजनीतिक दल समझ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर जब इन प्रभारियों की घोषणा होती है और बीजेपी ने अगर अपने पूरे, जिस प्रकार से मैं पहले भी बात करता, क्लस्टर में बांटा है तमाम राज्यों को, तो उत्तर प्रदेश हो या चाहे पश्चिम बंगाल हो, क्लस्टर में बांटा गया, तो एक आप कहें कि कड़ी के रूप में एक बनाया गया है। तो तमाम जो चीज़ें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में पिछले बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 18 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थी। एक बहुत बड़ा चंक जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। विधानसभा चुनाव में 3 से जंप लगाकर 77 तक आंकड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का पहुंचा था। तो भारतीय जनता पार्टी जो है तमाम प्रयास कर रही है, एंटी इनकम्बेंसी जो वेव है उसका पूरा लाभ उठाने का फायदा जो है पश्चिम बंगाल में। लेकिन जिस प्रकार से एक बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, तो उसमें कितना लाभ किस पार्टी को होगा ये तो नतीजे ही बता पाएंगे। जी विक्रमजीत, और खासतौर से अगर बिहार की राजनीति की बात की जाए, जिस तरीके के अटकलें वहाँ पे फिलहाल चल रही हैं, जिस तरीके के समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, वहाँ के लिए भी प्रभारी और सह प्रभारी जो हैं नियुक्त किए गए हैं, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, अभी तो सबसे जो निगाहें हैं वो किस प्रकार से सरकार का गठन रहता है, किस प्रकार से सरकार में किसका कितना प्रभाव रहता है, किस प्रकार से सरकार में मुखिया, जिस प्रकार से खबरें छन कर निकल कर आ रही हैं कि नीतीश कुमार जो है उनको मुखिया बनाया जा सकता है, तो ये तमाम बातें जो है निकल कर सामने आ रही हैं। तो सबकी निगाहें फिलहाल जो है विनोद तावड़े जो प्रभारी हैं बिहार के भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस समय जो है पटना में हैं और वहाँ बैठक कर तमाम चीज़ों का जायजा ले रहे हैं। तो ऐसे में अभी जो है थोड़ी जल्दबाजी है इस बारे में करना, क्योंकि सभी का ध्यान जो है वहाँ सरकार गठन की प्रक्रिया में है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रमजीत फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे किस तरीके से बीजेपी की ओर से जो चुनाव प्रभारी सह प्रभारी हैं उनकी सूची जारी कर दी गई, और खासतौर से जो बिहार की राजनीति सरगर्मी जिस तरीके से बढ़ी हुई है उस पर भी इसका किस तरह का असर पड़ सकता है। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा को मिटाता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो इसके 7वें एडिशन में 2,26,00,000 लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब जब जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। पश्चिम बंगाल फर्जी जाति प्रमाण पत्र घोटाला मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और जस्टिस सौमेन सेन के बीच विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश DY चंचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।
साथ ही सर्वोच्च अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार और फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी के घोटाला मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के सीबीआई जांच के आदेश पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। मामले में अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश देने वाले एकल न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश को जस्टिस सोमेन सेन की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने रद्द कर दिया था। इसके बाद जस्टिस अभिजीत सीबीआई से उन्होंने कहा था कि वह जांच के उनके आदेश पर अमल करें। साथ ही जस्टिस गंगोपाध्याय ने जस्टिस सोमेन सेन पर राज्य में एक राजनीतिक दल विशेष के लिए काम करने का भी आरोप लगाया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाले महिला एनएसएस के वॉलंटियर्स को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में 10 साल के भीतर बड़ा परिवर्तन आया है। देश में भ्रष्टाचार नहीं है और कानून में समानता है। 10 साल में ये बड़ा परिवर्तन आया है जो यूथ के लिए है कि भ्रष्टाचार नहीं है, कानून में समानता है। मतलब अब नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म नहीं चलेगा। अब ये ऑटोक्रेसी थी ना करप्शन की, वो खत्म होकर डेमोक्रेसी की मेरिटोक्रेसी चल रही है। वहीं मन की बात कार्यक्रम का हिस्सा रहे 450 से अधिक लोगों को इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर बुलाया गया। वहीं कई सारे पद्म अवार्ड से सम्मानित लोग भी गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बने। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के बाद सबको केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर आमंत्रित किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, मन की बात नहीं है, जन की बात है, दुनिया की बात है। मुझे पद्मश्री पानी के काम पर पद्मश्री मिली है, परंपरागत जल संरक्षण के लिए। मेरा निवेदन है देश के साथ, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में। और पानी रोकना समुदाय का काम है, सबका काम है, ये सरकार का नहीं समाज का काम है। जेलों में फटे पुराने कंबल बहुतायत में पड़े होते हैं, तो हमने उन कंबलों को पैच वर्क करा करके गायों को सर्दी और ठंड से बचाने के लिए काऊ कोट बनाए थे, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 72वें एपिसोड में इस काम की सराहना की गई थी। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग फतेहगढ़ जेल पर हुई। वहाँ की जेल का मैंने भोजन सुधार किया, तो भोजन सुधार की स्थिति इतनी अच्छी हुई, FSSAI ने फर्रुखाबाद जेल के भोजन को 5 स्टार रेटिंग दी, जो कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी जेल है जिसका FSSAI से भोजन 5 स्टार रेटिंग जो है वो प्रमाणित है। मैं अपने घर में एक मिशन चलाकर काम करता हूँ कि पवन को गुरु कहना है, पानी को पिता कहना है, धरती को पूज्य माता कहना है। इसके ऊपर मैंने काम किया, तो प्रधानमंत्री साहब को ये मिशन अच्छा लगा। उसके रिजल्ट आने लग गए तो उन्होंने मन की बात में शामिल करके, जहाँ इसको डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं जाना जा सकता था, तो सारी दुनिया में स्प्रेड कर दिया। मैं मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री साहब जी का अत्यंत धन्यवादी हूँ। मैं 91 मन की बात में मेरा मधुमक्खी पालन का प्राइम मिनिस्टर भी वो हमारा श्लाघन किया था, बहुत अच्छा हो गया। मेरा सेल्स भी 4 बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया। और मेरे को इधर बुलाया, वो बहुत खुश हो गया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कोल्लम में SFI कार्यकर्ताओं द्वारा काले झंडे दिखाने और विरोध प्रदर्शन के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। आरिफ मोहम्मद खान सुरक्षा में नाकामी का हवाला देते हुए धरने पर बैठे हैं। बात उच्च शिक्षा की कर लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-2022 जारी किया है। सर्वेक्षण के अनुसार उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2020 और 21 में 4.14 करोड़ से बढ़कर 2021 और 22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गए। वहीं महिला नामांकन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो 2020 और 21 में 2.01 करोड़ से बढ़कर 2021 और 22 में 2.07 करोड़ हो गए। इसके अलावा ऐसी महिला छात्रों का नामांकन 2014-15 में 21.02 लाख था। यह 2020 और 21 में बढ़कर 29.01 लाख हो गया है, जो 2021 और 22 में बढ़कर 31.71 लाख हो चुका है। 2014 और 15 से इसमें 51% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ST छात्रों का नामांकन भी बढ़ा है। 2014-15 में 16.41 लाख से बढ़कर ये 2021 और 22 में 27.1 लाख हो गया है। वहीं PhD नामांकन 2014-15 में 1.17 लाख की तुलना में 2021 और 22 में बढ़कर 2.12 लाख हो गया है।
मंत्रालय 2011 से AISHE का संचालन कर रहा है। इसमें AISHE के साथ पंजीकृत देश के सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को शामिल करते हुए विभिन्न मापदंडों जैसे छात्र नामांकन, शिक्षक, बुनियादी ढांचागत जानकारी आदि पर विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है। और आइए बात करते हैं परीक्षा पर चर्चा की। छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का आयोजन सोमवार 29 जनवरी को होगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री छात्रों के अलावा शिक्षकों और अभिभावकों के साथ भी संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के प्रति देश भर के छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। परीक्षा पे चर्चा आओ करें मिलकर, पीएम जी कहते हैं बात करो खुलकर। ये एग्जाम वॉरियर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय नई दिल्ली के, जो संदेश दे रहे हैं कि कैसे परीक्षा को उत्सव की तरह मनाना चाहिए और परीक्षा का तनाव नहीं लेना चाहिए। ये बता रहे हैं कि सभी छात्र मिलकर परीक्षा पे चर्चा में शामिल हों और परीक्षा के बारे में खुलकर बातें करें। आज ही से कर ली मैंने ये बात मेंशन, मैं कर सकता हूँ नए इन्वेंशन। कुछ इसी तरह का संदेश दे रहे हैं भीमताल उत्तराखंड के केंद्रीय विद्यालय के बच्चे, जो बता रहे हैं कि परीक्षा से डरे नहीं और इसे त्योहार की तरह हंसी खुशी के साथ मनाएं। स्कूली छात्रों की ये प्रस्तुति दर्शाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के प्रति देश भर में कितना उत्साह है। छात्रों का मानना है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की वजह से परीक्षा को लेकर उनका नजरिया बदला है और अब वो बिना किसी तनाव और डर के परीक्षा में शामिल होते हैं। यह हम विद्यार्थियों के तनाव को ही दूर नहीं करता, यह हमें सफलता के मार्ग तक अथवा शिखर तक भी पहुंचाता है। यह हम सभी विद्यार्थियों की साझा समस्याओं से अवगत कराता है। इस कार्यक्रम से हमें अपनी समस्याओं का समाधान तो मिलता ही है, दूसरे विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए सुझाए गए दिशा निर्देश का भी हमें फायदा मिलता है। प्रधानमंत्री जी जब बात करेंगे तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा और इस हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलेगा कि किस तरीके से हम हमारा स्ट्रेस कम कर सकते हैं और हमारा टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत से सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। हम लोगों के फैमिली प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर रहता है, सारे फ्रेंड्स वगैरह का भी प्रेशर रहता है कि वो अच्छा कर रहा है, उसका स्टैंडर्ड इतना है, उसकी मार्किंग इतनी चल रही है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, बहुत स्ट्रेस होता है उसको। तो अभी जैसे पीएम हमारे खुद हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ तुम लोग कर सकते हो, मतलब तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना, तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो हाँ, बहुत कुछ मोटिवेशन मिल रहा है उनसे। मनोचिकित्सकों के मुताबिक परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से छात्रों को काफी फायदा हुआ है और ये उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रहा है। मानसिक एक जो परिस्थितियां होती हैं, व्यक्तिगत हों, पारिवारिक हों, सामाजिक हों या फिर केवल पढ़ाई लिखाई से हों, बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और यहाँ तक कि उनकी जो सलाह होती है, उनका जो मशवरा होता है बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा में, वो बच्चों की ज़िंदगी को परिवर्तित करने में सक्सेसफुल रहा है। और एग्ज़ाम के साथ साथ बच्चे कई ज़िंदगी की बातें भी सीख लेते हैं। जैसे बच्चे आगे चल के ये ज़रूरी नहीं है कि क्या बनेंगे, ये बहुत ज़रूरी है कि वो क्या करेंगे ज़िंदगी में। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 7वें संस्करण का आयोजन आगामी 29 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री छात्रों के साथ साथ शिक्षकों और अभिभावकों से भी संवाद करेंगे। इस साल कार्यक्रम के लिए माईगॉव पोर्टल पर रिकॉर्ड 2 करोड़ 26 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 6 गुना अधिक है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई थी, जो देश भर के छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है। नितेंद्र सिंह के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
19वें एशियाई खेल 2022, पैरा एशियाई खेल 2022 और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में शानदार प्रदर्शन करने वाले एथलीट्स को आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इस समारोह में पदक जीतने वाले और हिस्सा लेने वाले 189 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 62 करोड़ रुपए पुरस्कार धनराशि का वितरण किया गया। समारोह में खिलाड़ियों के साथ साथ उनके प्रदर्शन को निखारने में अहम भूमिका निभाने वाले कोचेस को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों को इनामी राशि का चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खिलाड़ियों को नए अवसर मिले हैं। उत्तर प्रदेश में भी खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए मिशन मोड में काम हुआ है, जिसकी उपलब्धियां दिख रही हैं। 16% आबादी वाले प्रदेश ने 25% पदक हासिल किए हैं। युवा ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए जो एक नया प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को उनकी भावनाओं के अनुरूप जमीनी धरातल पर उतारने और हमारी इस युवा शक्ति को तलाशने और उनको तराशने का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने किया है, आज उसका लाभ देश भर का युवा ले रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को मिशन मान करके प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुआ है, उसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर एशियन गेम्स में, पैरा एशियन गेम्स में देश की सबसे बड़ी आबादी यूपी में निवास करती है। 16% आबादी यूपी में निवास करती है और हमारे खिलाड़ी मेडल प्राप्त किए हैं लगभग 25%। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की सरकार बधाई की पात्र है, जिसने खिलाड़ियों को 62 करोड़ रुपए देकर उनका मार्ग प्रशस्त किया है। अब खेलों में भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं होती है, बल्कि जो नए आयाम स्थापित किए गए हैं उनकी चर्चा होती है। अब कॉमनवेल्थ खेल के घोटाले की चर्चा नहीं होती है। आज मेडल विजेताओं का पहले पन्ने पर नाम आता है और सरकारों के अच्छे कामकाज की बात है। एक बड़ा बदलाव पिछले 10 वर्षों में देखने को मिला है और ये बदलाव केंद्र से लेकर प्रदेश तक आया है। केंद्र में एक और जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलों के बजट को 3 गुना पिछले 10 वर्षों में बढ़ा दिया है। 800 करोड़ होता था, अब लगभग 3000 करोड़ रुपए का बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खेलों के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना 43 साल की उम्र में इतिहास रचने के करीब पहुंच गए हैं। बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन की जोड़ी आज ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष युगल का खिताबी मुकाबला खेलने के लिए कोर्ट पर उतरेगी। भारतीय जोड़ी का सामना फाइनल में इटली के साइमन बोलेली और आंद्रिया वावासेरी से होगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।